नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए विषय इनकम टैक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आयकर किसके द्वारा चुकाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सभी के द्वारा। बता दें, व्यक्ति 7 प्रकार के होते हैं इनकम टैक्स में। एक व्यक्ति, ठीक है, फिर होता है एचयूएफ, साझेदारी फर्म, कंपनी, एओपी, वीओआई, ठीक, और एनी जुडिशियरी पर्सन। इस प्रकार 7 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो इनमें से किसी भी तरीके के व्यक्ति को टैक्स देना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2020-21 के लिए गत वर्ष होगा, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 गत वर्ष होगा 2019-20। तो इसका 20 सही ऑप्शन है। आगे आयकर तो इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर ये पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उत्पादन कर, अप्रत्यक्ष कर। उल्टा पूछ लेता है, इनमें कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो इनकम टैक्स, ये जितने धन कर और व्यय कर, ये सब प्रत्यक्ष होते हैं। आयकर में आय कितने शीर्षक होते हैं। आयकर के शीर्षक 5 होते हैं, ध्यान रखना। वेतन शीर्षक होता है, वेतन शीर्षक होता है 1, ठीक है, हाउस ऑफ बॉडी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 5 होते हैं हेड। आगे बढ़ जाते हैं। व्यक्ति कौन होता है। तो एक व्यक्ति, ठीक है, एक कंपनी, एक फर्म, उपभोक्त सभी। तो इसका डी सही है। हमने अभी 7 व्यक्ति के ना, 7 में से कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। आगे बढ़ते। गत वर्ष से आशय होता है, कर निर्धारण वर्ष से पहले की वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। कृषि भूमि से प्राप्त किराया या लगान कृषि आय कहलाता है। जो भी कृषि भूमि से किराया मिले या फिर लगान मिले, उसे क्या कहते हैं, कृषि आय कहते हैं। कृषि आय पर कर की गणना की जाएगी जब उसकी आय हो, जो व्यक्ति जिसकी कृषि आय है, उसकी कृषि आय 5,000 से अधिक होनी चाहिए और वह व्यक्ति कर योग्य लिमिट से ऊपर उसकी आय होगी, तभी उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अंशतः कृषि आय चाय तथा बागानों से अंशतः कृषि आय होती है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसका जो चाय बागान था, ठीक, गैर कृषि आय किसे माना जाएगा। तो उपरोक्त सभी गैर कृषि आय हैं। डेयरी और मछली, इनसे जो डेयरी पालन या मछली से, डेयरी से आय या मछली पालन से आय, ये कर गैर कृषि आय मानी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। रबड़ के उत्पादन से
आय होने पर ऐसी आय कितने प्रतिशत भाग को कृषि आय माना जाएगा? तो 65% भाग कृषि आय है और 35 गैर कृषि आय। आगे बढ़ जाते हैं। डाकघर के एक एकल बचत खाते पर ब्याज की रकम कर मुक्त सीमा 3,500 तक। ठीक है। आगे, एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की विधवा को दी गई पेंशन वेतन आय में शीर्षक कर योग्य नहीं होगी। क्योंकि उन दोनों के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है। किसमें? जो कर्मचारी की विधवा और कर्मचारी की विधवा और नियोक्ता के बीच में संबंध नहीं है। ये वाला कौन सा? नियोक्ता और कर्मचारी के। इसलिए उसकी आय वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। इसकी आय अन्य सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। आगे बढ़ जाते हैं। अप्रमाणित भविष्य निधि की प्राप्त राशि 50% कर योग्य, 50% कर मुक्त होती है। आदि आदि कर दे। नगर पालिका कर बढ़ाए चुकाए जाते, गलत प्रिंटिंग है जी, ठीक, चुकाए जाते हैं। तो मकान मालिक के द्वारा चुकाए जाते हैं नगर पालिका कर। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत उसी मकान की आय कर योग्य होगी जिस पर स्वामी का अधिकार होगा, स्वामित्व होगा, उसी की कर योग्य होगी। आगे, संपत्ति का व्यवसाय में गत वर्ष में 180 दिन से अधिक करने पर ह्रास की दर होगी। उपयोग 180 दिन से अधिक करता है तो ह्रास की दर सामान्य दर लगाई जाएगी। न्यून, बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखना। इससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वकील कार्य किसके अंतर्गत है? वकील का कार्य आता है पेशा के। डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, ये सब पेशे व्यक्ति होते हैं। न्यून साइन बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो इसका ऑप्शन 20 है या 10% टैक्स ह्रास स्वीकृत होता है इस पर। अच्छा, अपलिखित होने वाली संपत्ति पर सदैव पूंजी लाभ होता है, अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है। ध्यान रखना, जो भी रिटर्न ऑफ करने वाली एसेट होती हैं उन पर अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आगे, प्राप्त लाभांश करमुक्त होगा यदि ऐसा लाभांश घरेलू कंपनी द्वारा दिया जाता है। मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः सबलेटिंग की जाती है तो सबलेटिंग के केस में अन्य सोर्स से आय मानी जाएगी जिस व्यक्ति ने सबलेटिंग की है उसके हाथ में। आगे बढ़ जाते हैं। आय की कुल आय की निम्नलिखित रकम पूर्णांकित मतलब राउंड ऑफ की जाएगी। 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ की जाती है। कर वसूली के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल किए जाते हैं। आयकर शामिल होगा, ब्याज और तीनों चीज़ शामिल होती हैं। ये आयकर के अंतर्गत सम्मिलित किए। तो आयकर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। आयकर होता है प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है आयकर को। ठीक है, होता है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। आयकर की दरें एक व्यक्ति करदाता के लिए आय के विभिन्न खंडों के लिए होती हैं बढ़ती हुई। ठीक है, इंक्रीजिंग स्लैब में होती हैं। भारत में सर्वप्रथम आयकर किसके द्वारा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले आयकर सर जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में आयकर सबसे पहले कब लगाया था? 1901 अधिनियम कब पारित हुआ था? आयकर अधिनियम स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम 1961 में पारित हुआ था, बना हुआ। ठीक है, ये आयकर अधिनियम कब बना? 1961 में, और पारित हुआ था 62 में, याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं। पुरुष करदाता के लिए जो 60 वर्ष से कम का है उसकी जो एग्जेम्प्ट लिमिट कितनी है? वो 2.5 लाख है। जो भी मेल टैक्स पेयर है उसकी 2.5 लाख लिमिट है टैक्स फ्री। 62 वर्ष के व्यक्ति करदाता के लिए कर योग्य लिमिट जो टैक्स फ्री लिमिट है वो 3 लाख की है। आगे बढ़ जाते हैं। आयकर की दरें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आयकर की दरें कहाँ निर्धारित होती हैं? वित्त अधिनियम द्वारा। धारा 10 की आयकर मुक्त होती है सभी कर्मचारी। धारा 10 सब धारा 15 में सभी कर्मचारियों के लिए आय कर मुक्त होती है। आगे बढ़ते, निम्न में से कर मुक्त आय है कृषि आय, विदेशी भत्ते और भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश, ये सभी कर मुक्त आय माने जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। संसद सदस्य को प्राप्त दैनिक भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। जो भी संसद सदस्य होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, इनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। निम्न में से कौन सी आय कर मुक्त है? तो कानपुर में जो कृषि होगी उसकी आय कर मुक्त मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, शिक्षा के हेतु छात्रवृत्ति, जो छात्रवृत्ति होती है वो भी टैक्स फ्री होती है। साझेदारों को मिलने वाला वेतन, साझेदारी फर्म जो वेतन वो भी टैक्स फ्री होता है। अच्छा, कर मुक्त आय का उल्लेख आयकर की अधिनियम की धारा 10, अगर 10 धारा लगी हुई है तो वो टैक्स फ्री इनकम की बात करती है। आगे बढ़ जाते हैं।
कृषि क्रियाओं को निम्नलिखित कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया, कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं। चाय के उत्पादन से आय निम्नलिखित किस भाग व्यापार तथा पेशे की आय मानी जाएगी कितने %? तो वो 40% होती है और 60% कृषि आय मानी जाती है। कृषि भवन से प्राप्त कृषि आय तभी मानी जाएगी जब कुछ शर्तें पूरी होंगी तभी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि आय को पूर्णांकित किया पूर्णतः कर मुक्त बशर्ते भूमि भारत में स्थित होगी तभी उसकी आय को कर मुक्त माना जाएगा। कृषि आय एक आंशिक एकीकरण निम्नलिखित कर योग की गणना करने के लिए किया जाता है। गैर कृषि आय कर। कृषि आय में शामिल होते हैं सभी कृषि आय शामिल है, कृषि कार्यों से आय, कृषि भूमि को किराए पर उठाने से आय या फिर पुष्प उगाने से आय, सब कर कृषि आय मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कौन सी कृषि आय है? तो कृषि भूमि से प्राप्त किराया कृषि आय मानी जाती है। अच्छा, कृषि आय की गैर कृषि आय को गैर कृषि आय कर लगाने के उद्देश्य से शामिल नहीं कर सकती है, तो ये लागू कंपनी पर लागू नहीं होता है। आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। कृषि आय किसी आय को कृषि आय होने के लिए आवश्यक है कि वह कृषि कार्य में प्रयोग होनी चाहिए तभी कृषि आय मानी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। कृषि आय आयकर अधिनियम के किस धारा में अंतर्गत कर मुक्त है? तो धारा 10 और सब सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। आगे बढ़ते, कृषि आय को निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत जोड़ा जाएगा तो उसे अन्य किसी भी में नहीं जोड़ा जाएगा, उसके लिए कोई हेड नहीं, कृषि आय के लिए कोई हेड नहीं बनाया गया है। कृषि भूमि से प्राप्त किराया कृषि आय माना जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम निम्नलिखित में से आय में श्रेणी में रखी जाएगी। इसमें किसी में भी नहीं रखी जाएगी, ना कृषि आय मानी जाएगी, ना व्यवसायिक आय मानी जाएगी और ना ही पूंजी लाभ माना जाएगा। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में नए उपक्रम स्थापित करने की उपक्रम आय, ऑप्शन इसका बी सही है, 10 वर्षों तक, किंतु 2011 तक। आगे, एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है भारत से या भारत से बाहर से, दोनों तरीके से प्राप्त कर सकता है। करदाता की निवासी स्थिति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करदाता की निवासी स्थिति बदल सकती है, प्रतिवर्ष बदल सकती है, कोई दिक्कत उससे नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय नागरिक है और विदेश में जाता है, रोजगार के लिए विदेश में जाता है, तो उसे नागरिक बनने के लिए भारत में कितने दिन ठहरना पड़ेगा? तो उसे भारत में ठहरना पड़ेगा 182 दिन। एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत आया था, भारत का निवासी बनने के लिए कितने दिन रहना होगा? उसे 182 दिन रहना पड़ेगा। ठीक है, एक कंपनी गत वर्ष में हो सकती है, ऑप्शन डी सही है, निवासी और अनिवासी दोनों हो सकती है। एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? तो उसकी निवासी स्थिति के आधार पर निर्धारण किया जाता है आयकर का। एक व्यक्ति जो गत वर्ष में निवासी अगले वर्ष हो सकता है अनिवासी, इनमें से कोई भी हो सकता है, निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी। भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय सभी करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। आयकर का प्रभाव करदाता को निम्नलिखित स्थितियों पर निर्भर करता है: उसका नागरिकता, निवासी स्थिति, इनमें से कोई नहीं। इसके आधार पर टैक्स नहीं लगाया जाता, वो केवल आयकर का प्रभाव करदाता को निम्न स्थिति में, इसका ऑप्शन बी सही होगा, निवासी स्थिति से उसका आयकर का निर्धारण किया जाता है। ये ऑप्शन गलत दिया डी, इसमें डी नहीं बी सही होगा इसका। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो इनमें से कोई नहीं, 3 भागों में बांटा, वो ऑप्शन नहीं में है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, पाकिस्तान से व्यापार से आय भारत में नियंत्रित है तो कर योग्य होगी। ए और बी दोनों के, निवासी और अनिवासी दोनों के लिए, डी ऑप्शन सही। बिना कर लगी पूर्व के आयों वर्षों की विदेशी आय जैसे गत वर्ष में भेजा गया है तो कर योग्य होगा, किसी के लिए भी नहीं। तो रेमिटेंस का केस होता तो कहीं पर भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भारतीय कंपनी के मिलने वाला लाभांश किसके लिए कर योग्य होता है? ऑप्शन डी सही, किसी के लिए भी कर योग्य नहीं होगा। गैर सरकारी कर्मचारी की सकल वेतन में कटौती मिलती है, रोजगार कर की कटौती मिल जाती है, ऑप्शन बी सही है इसका। घरेलू कंपनी की सुविधा कर योग्य होती है,
विशिष्ट कर्मचारी उसे कहते हैं जिसका वेतन 50,000 से अधिक होता है, वार्षिक वेतन, ध्यान रखना। एक विधवा को प्राप्त पारिवारिक पेंशन कर योग्य होगी अदर सोर्स में, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कर योग्य होगी। ये पेज रिपीट हो गया, आगे नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ चलते हैं। एक कर्मचारी को अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति माह प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता मुक्त होगा। 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा कर मुक्त होता है। मनोरंजन भत्ते की कटौती दी जाती है, ऑप्शन ए सही है, केवल सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ते की कटौती दी जाती है। आगे मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम सीमा होती है, तो ऑप्शन सी सही है, 5,000 रुपये। आगे वेतन में शामिल होते हैं अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ और नगद प्राप्तियां सभी शामिल होते हैं। विशिष्ट कर्मचारी मैंने आता है, जो विशिष्ट कर्मचारी वो होता है जो 50,000 से अधिक का वेतन प्राप्त करता है, ऑप्शन सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। वेतन शीर्षक में शामिल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही है, विधवा को प्राप्त पारिवारिक पेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है, ध्यान रखना है, 3 बार रिपीट हो चुका है, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी, ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। व्यवसायी, वेतनभोगी कर्मचारी, निर्माता। ओके, यहाँ तक बस यही वीडियो क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।